हेलो गाइस, वेलकम 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 टू। टू टू ब्रोस। यहाँ पे यस, दोनों भाई आपके आ चुके हैं। माई सेल्फ हर्षित वर्मा और हमारे साथ हैं। रोमिंग कौन एंड है भाई? व्हील्स। रोमिंग एंड व्हील्स उर्फ यस। संजय। तो संजय भाई हमारे साथ हैं। तो मैं आपको संजय भी इसलिए बता दें ताकि आपको पर्सनली हमारे बारे में थोड़ा पता चलते रहे। बाकी हम्म। आगे हम और भी बातें करेंगे, मिलते रहेंगे, तो एक रिलेशनशिप बना रहना चाहिए लोगों के साथ। तो आज ऐसा कौन सा तड़कता भड़कता टॉपिक लेके आए हैं, बताइए। इस बार तड़कता उड़कता नहीं है, इस बार तो ऐसा टॉपिक है कि छूने पे भी अगर इधर लेफ्ट राइट हो जाए तो करंट लग जाता है लोगों को। अरे भाई पैसे की बात है भाई, पैसे की। पैसे बड़ी चीज है, पैसे। पहनी आए पहनी गए, कैसी बात कर रहे हो? पह के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लोग देखो, लोग नहीं कमाए तो भी दिक्कत, और यहाँ पर कमाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैक्स की। यार, सबसे सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया के अंदर टैक्स। और दुखती रह गए भाई, लोगों को लगता है यार हम्म। कमा रहा हूँ तब भी देना पड़ रहा है पैसे, हम्म। बताओ। नहीं कमा रहा हूँ तब तो कुछ है ही नहीं देने के हम्म। लिए। अरे, कमा रहा हूं तो कहते हैं हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, और नहीं नहीं कमा कमाते रहे हैं। होते हैं तो बोलते हैं अरे भाई हमको फ्री में सामान क्यों नहीं दिया जा रहा है। सही बात है, सही बात है। फ्री के चक्कर में तो काफी हम्म। सरकारें लुढ़क गई यहाँ पे, लेकिन फ्री ठीक है। फ्री फ्री। यस, फ्री फ्री फ्री। खैर, तो आज का जो टॉपिक है मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रेजिमेंट्स जो हमें इशू किए गए हैं, जो हमारे टैक्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, कि हाँ भाई देखो ये चीजें हैं। तो सबसे लोग खुश हो गए जिस चीज को लेके कि वो भाई कि 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है अब। लेकिन हाँ? अंदर से ये भी हो रहा है कि भाई 12 लाख कमाने के लिए मेरे तो इनकम है ही नहीं 12 लाख, मेरे को क्या फायदा। और जो लोग 12 लाख कमा रहे हैं वो उसमें भी दुखी हैं कि नहीं, बारह हम्म। लाख क्यों यार, और होना चाहिए था। तो हम्म। ठीक है भाई, जो भी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, और उनको प्यार से बोलते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो निर्मला ताई बोलते हैं। यस। तो उन्होंने इस बार का जो बजट प्रेजेंट किया फरवरी में, उसके अंदर उन्हें की फिगर्स और फैक्ट्स रखे, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर आपने बजट सुना होगा निर्मला मैम से, तो उन्होंने बताया था कि ये जो बजट है, उनका स्पीच जो था, उस बजट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हमने जो इस बार का बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हमारा मोटो क्या है, हम क्या चाहते हैं इस बजट को, में जो भी पैसे हम डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट या कुछ भी कर रहे हैं, इससे हम आगे क्या चाहते हैं, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, इस चीज़ को हम उसमें बताना चाहते हैं। इस मोटो के साथ में उन्होंने स्पीच दी थी। और वो स्पीच भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको ना कनेक्शन दिखेगा। और व्यूवर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने पिछले 5 पॉडकास्ट किए हैं ना, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट के बारे में, भारत का एज अ जो विजन है कि 2047 तक एज अ डेवलप्ड नेशन हम लोगों को बनना है, उसके साथ इसका क्या कोरिलेशन है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप वो जो स्पीच है ना उसको ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको 100% कोरिलेशन मिलेगा, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जब मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, तो उसके अंदर ना उन्होंने जो थीम दी थी, जिसके बेसिस पे ये अपना ओवरऑल बजट प्रेजेंट किया था, उसका मेन थीम था विकसित भारत। और फिर उसके अंदर, विकसित भारत के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि मैं, हमारा जो बजट है, इससे हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। एक था जीरो पॉवर्टी, 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, 100% स्किल्ड लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड बहुत हैवी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% वोमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये आपको मैं कोरिलेशन, इसको याद रखना, इसको मैं आपको आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका क्यों ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है। एंड फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो था थीम, जिसके ऊपर बजट हमारे निर्मला मैम ने अपनी स्पीच के अंदर एक्सप्लेन किया था कि वो जो बजट रख रही है उसका मेन एजेंडा क्या है, किस थॉट प्रोसेस के साथ में वो बजट इस बार का लेके आई हैं। तो ये थीम था। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम 2047 यानी 2047 तक वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो है ना 4 ग्रोथ इंजन है, जिसको हमें अ, अभी से
प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके बजट के थ्रू हमें उसको डेवलप करना है, ग्रो करना है, सो दैट एक तरीके से हमारा एक फिलिप साबित हो और हम अपना जो गोल है 2047 तक एज अ डेवलप्ड नेशन उस गोल को अचीव कर पाए। तो उसमें 4 ग्रोथ इंजन उन्होंने कौन से दिए थे? पहला ग्रोथ इंजन जो दिया था उन्होंने दिया था एग्रीकल्चर। दूसरा राइट। ग्रोथ इंजन जो उन्होंने बोला था एमएसएमई। हम्म। याद रखना, एमएसएमई इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर फॉर इंडिया राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्री। तो अगर ऑटोमोबाइल में भी अगर देखें ना, तो ऑटोमोबाइल में भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर काम की तरह एक्ट करती हैं। थर्ड था इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ओके। था एक्सपोर्ट। हम्म। एक्सपोर्ट मींस भारत जो है एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनना चाहता है, ताकि अपना भारत का जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाए। वहाँ पे वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक कम्पिटिटिव प्राइस पे अच्छी क्वालिटी में मिले, और उसकी वजह से जो है फॉरेस्ट एक्सचेंज हमारे पास में आए, हमारे पास में बाहर से पैसे आए, और उस पैसे को फिर हम फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम को भारत का डेवलपमेंट में खर्च कर सके। तो ये 4 ग्रोथ इंजन थे, और ये जो आपको मैंने बताए 5 या 6 जो अपने मेन थीम थे जो इस बजट के अचीव करना चाहते थे, उसके बेसिस पे उन्होंने आगे बढ़ाया था। अब बजट जो था उसमें कुछ समरीज थी कि मोटे मोटे पॉइंट्स क्या थे, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। बताएं बताएं। सबसे पहला मोटा मेन जो थीम था कि ऑन एन एवरेज 12 लाख तक हम्म। जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके। ये तो उसके बाद ये सबको पता है, लेकिन इसके अंदर भी ट्विस्ट सब है। ट्विस्ट है, और ट्विस्ट हमारा जो है हर्षित सर बताएंगे आगे आपको, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये था कि अगर 12 लाख से ऊपर है तो 12,75,000 तक जो सैलरीड पीपल हैं उसके लिए नील टैक्स लगेगा। अब देखो, नो टैक्स एंड नील टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस वर्ड का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पॉइंट से अगर हम बात करें। उसके अलावा 1.7 करोड़ फार्मर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये एक लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 100 लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। जो अभी थीम आपको बताया था ना, स्पीच में था कि हम भारत को वर्ल्ड का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये उन्होंने बजट के अंदर दिया था कि 100 लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। उसके अलावा लोन्स अप टू 5 लाख जो है वो अपना मॉडिफाई कर दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू। उसके अलावा अपना जो इस बार की महंगाई दर है, फिजिकल डेफिसिट का वर्ड जो होता है ना, उसका मतलब होता है महंगाई दर। हम्म। गवर्नमेंट जो है इस बार महंगाई दर 4.8% से 4.4% पे लाना चाह रही है। याद रखना, 4.8% से 4.4% आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा कम वैल्यू, बहुत कम है कुछ, मतलब इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये 0.2% भी जो है ना, वो कितना बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है, ये आपको आगे भी इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। उसके अलावा अपना किसान के लिए जो है क्रेडिट कार्ड बनाया है, जो कि 3 लाख से 5 लाख तक की लिमिट है उसमें इंक्रीज की है। और अपना एक एमएसएमई के लिए, एमएसएमई याद रखना, 4 गुथिंजन जो बोले थे ना उसके में, एमएसएमई के लिए इन्होंने जो है एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्रेडिट पहले 5 करोड़ की थी, तो अब 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ की है। इधर और डबल। या सीधे डबल। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो इंडिया का जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज इंडस्ट्रीज हो, वो सारे के सारे होंगे मेक इन इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो हमारा पड़ेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। और बाकी आप अभी भी न्यूज़ भी आ रही होंगी, उन सब में भी आप काफ़ी सारे पॉइंट्स सुन रहे होंगे। आगे धीरे बढ़ते बढ़ते हम उन सब के बारे में जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हम आपको डिटेल में बता जाएंगे। तो हर्षित सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने कुछ की पॉइंट्स या फिगर बताए, और आपको साथ में जो निर्मला मैम थी, या प्यार से बोलते हैं हम निर्मला ताई, निर्मला हम्म। ताई ने जो हमारे विजन के बारे में बताया, और उसके बेसिस पे उन्होंने जो बजट रखा, आपके हिसाब से क्या लगता है? कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कुछ बताना चाहें और उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहें? तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बजट है हम्म। उसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि बजट एक्चुअल में बनता कैसे है, या फिर
उस बजट के लिए फॉर एग्जांपल हम ये सोच के चलें कि मेरे पास 1000 रुपए का बजट है, हम्म तो वो 1000 रुपए मेरे पास होने तो चाहिए ना। तो क्या वो हम्म सरकार के पास 1000 रुपए थे तब उनने ये बजट बनाया, या हम्म कि वो सिर्फ एस्टिमेट लगा देते हैं कि यार यहाँ से इतना आ जाएगा, वहां से इतना आ जाएगा, फिर हम्म हम किसी को इतना दे देंगे। हम्म तो ये दोनों ही चीजें हैं। हम्म जब भी आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे आप जाके देखेंगे तो वो एक एक्चुअल फिगर रहता है उस बजट के अंदर, हम्म ऑफिशियल बजट के अंदर, ठीक है, हम्म और उसी के जस्ट बाजू में एस्टिमेटेड बजट भी रहता है। तो हम्म ठीक है, तो ये जो बजट हमको दिखाया जाता है वो हम्म एस्टिमेटेड बजट होता है, हम्म उसका एक्चुअल फिगर अलग से होता है। ठीक हम्म है, तो ये समझना जरूरी है कि जो फिगर आ रहा है वो आ कैसे रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम्म 100 रुपीज़ आ रहे हैं बजट में, तो वो हम्म 100 रुपीज़ आ कहाँ से रहे हैं। तो सबसे पहली बात, 17% ऑफ द मनी जो भी बजट है टोटल, उसका हम्म आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। ठीक है, ओके कॉर्पोरेट टैक्स मुझे नहीं लगता ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको अगर नहीं समझा है तो हम इसीलिए अलग अलग से निकाल सकते हैं। मैं इसलिए हम्म जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हम्म तो 17% आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स से। हम्म 22% इज हम्म कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्स, जिसके लिए लोग इतना खुश हो रहे हैं, ये तो यस ये ट्वेंटी अरे टू पैसे खा गए। परसेंट 22% हमारे कंधों के ऊपर है। ठीक है, 22% इनकम टैक्स। 4% कम्स फ्रॉम द कस्टम्स। कस्टम्स तो सबको पता है, जो भी आपको कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है ये सब कस्टम्स के अंदर आता है। 5% इज फ्रॉम यूनियन एक्साइज हम्म टैक्स। ठीक है, फिर आपको 18% कम्स फ्रॉम जीएसटी। अब आप हम्म लोग सोचते होंगे यार जीएसटी क्यों बन रहा है, तो वो आपके ही पैसे हैं, लेकिन हाँ सब चीज़ के ऊपर जीएसटी लगती है। हम्म लेकिन जीएसटी बनाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कम हो गई हैं, जैसे बार हम्म बार टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द जीएसटी। एक हम्म ये अच्छी बात। फिर 9% कम्स फ्रॉम द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो कि कई बार ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको डायरेक्ट पेड नहीं किया जाता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हम्म उसको भी हम छोड़ देते हैं बाद में, क्योंकि ये डिटेलिंग वाली टॉपिक है, हम फाइनेंस में उसमें नहीं घुसते, हम बजट की बात करें। हम्म एंड ओनली 1% कम्स फ्रॉम द नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, जो ऐसे टैक्सेस हैं जो कि बड़े अमाउंट में तो है लेकिन उनकी कोई रिसिप्ट्स वगैरह नहीं होती, कि मतलब कोई हम्म कंफर्मेशन नहीं कि आएंगे आएंगे। लेकिन जो 24% इनकम आ रही है गवर्नमेंट के पास, वो एक ऐसी इनकम है जो कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती। हम्म ठीक है, दे वॉन्ट टू रिड्यूस इट। लेकिन हम्म फिर भी 24%, मतलब पूरा अगर मैं फिगर देखूं तो हम्म सबसे हाईएस्ट फिगर जो आ रहा है 24% का, वो हम्म यहाँ से आ रहा है, जो कि ओके कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है। और पता है वो कहाँ से आता है? कहाँ से? तुक्का लगाना चाहोगे? मुझे देखो, अभी क्योंकि मैं तुक्का आपको गिनना है। बता देता हूँ, एक रिमाइंडर दे देता हूँ। हाँ हमने हाँ कॉर्पोरेट टैक्स की इनकम इंक्लूड कर ली, इनकम टैक्स की इनकम इंक्लूड कर ली, कस्टम्स हाँ की इंक्लूड कर ली, हाँ। जीएसटी, कैपिटल गेन्स, ये सब इंक्लूड कर लिया। आपको क्या लगता है क्या बच गया होगा? अब तो एग्रीकल्चर बच गया या फिर हाउस बच गया? नहीं, वो इसी में आ गया सब इनकम्स में, क्योंकि ओके इनकम टैक्स में तो ये आ ही गया ना, एग्रीकल्चर इनकम ये सब। ओके। तो वो जो 24% है, मैं बता दूं, वो है बोरोइंग्स, उधार। उधारी? यस, उधार लेना पड़ता है, क्योंकि मतलब बैंक से? गवर्नमेंट भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, उनको हम्म। हर साल एक उधार लेना पड़ता है। ठीक है, ये राइट। 24% समझ लो कितना बड़ा अमाउंट हो गया है। मतलब 1/4 हो गया पूरा। यस, 1/4 हो गया। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100% था तो 24% तो उधार ही लेनी पड़ रही है। तो हम्म इसी के ऊपर जब ये आता है कि आप इतना तो बड़ा अमाउंट अपन ने फिगर बना लिया, तो हम्म अब इसका खर्चा कहाँ जा रहा है। ठीक राइट। है, अब हर साल 24% का आपके वो उधारी है, ये समझ के चलना। तो हम्म 16 रुपीज़ जो है, 16% अमाउंट जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है। हम्म सेंट्रल की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके लिए 16%। हम्म फिर 8% जा रहा है डिफेंस में। ठीक है, ओके। 6% सब्सिडीज में जाता है। सब्सिडीज हम्म सबको पता है, सब चीज़ के लिए सब्सिडी चाहिए। फ्री हम फ्री ओबीसी हैं, फ्री। हमको सब्सिडी दो, SC ST ओबीसी हम सबको दो, सब्सिडीज चाहिए। फिर हम कोई एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी सब्सिडीज चाहिए। लाइट बिजली चल रही है तो बिजली के बिल में भी सब्सिडी चाहिए। और फ्री सबसे फ्री मेन, फ्री। सबसे मेन, गैस के लिए सब्सिडी नहीं दे रहे भाई, कैसी अरे बातें भाई कर रहे हो, क्या उसमें भी बात कर सब्सिडी चाहिए। फिर 8% आता है फाइनेंस कमीशन। रहे फाइनेंस रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसके लिए जो कमीशन वगैरह लगते हैं, उसके लिए ऑफिशियल वर्क होते हैं उनके लिए। हम्म फिर 22 रुपए या 22% जो अमाउंट है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, हम्म उनके लिए एलोकेट किया जाता है। फिर 4% जो है पेंशन में जाता है। हम्म पेंशन सबको पता है क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ऑफिस ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक सर्विस प्रोवाइड की है इंडिया को, तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो 4% गोज फॉर द पेंशन। 8% जो है एक टाइप से रिजर्व कह सकते हो, लेकिन वो अदर एक्सपेंडिचर्स में जाता है। हम्म 8% जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो कि हो सकता है बाद में कभी इंट्रोड्यूस की जाए, जैसे हमने धन्य ध्यान योजना की बात करी, वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जो पहले से नहीं हम्म। चल रही थी, लेकिन हम उनने बोला कि चलो यार हम इस पे ये कर रही है, इस पे हम ये चीज कर देते हैं, सेंट्रल की तरफ से ये चीज आती और है। दैट मीन्स कि जो अपना ये बोला है कि 10 लाख का हम
अभी जो एल्डरली पीपल हैं उसको मेडिकल हेल्थ बेनिफिट देंगे। हम्म। तो दैट इज अ सेंट्रल स्कीम। उसके लिए जो अपना पैसा आ रहा है वो इन्हीं टैक्स से आ रहा है। यस। तो ये तो ही अभी तक की बात, लेकिन इसमें एक अमाउंट बच गया, ये हम्म 100% अमाउंट नहीं हुआ है। हम्म। अभी इसमें एक मेन चंक जो है वो है 20% का। और वो ट्वेंटी ओके। परसेंट मैं फिर से बोलूंगा कि आप तुक्का लगाना चाहेंगे कि 20% कहाँ जा रहा होगा? ना 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 ना। अरे आपको मैंने अभी बता चुका हूँ, तो आपको तुक्का लग जाना चाहिए कि 20% जा कहाँ रहा है। 20% जा रहा है इंटरेस्ट भरने में, जो उधार ले रहे हो उसका 20% आपको भरना पड़ता है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। तो ये इस चीज के लिए यहाँ पर पॉज करना चाहूंगा इसमें ओके। हर्षित सर। व्यूवर जितने भी है ना, उनको एक चीज बताते हैं, क्योंकि मैं भी इंडिया में हूँ, आप भी इंडिया में, सारे वोटर्स हैं। उसमें एक फ्री बीज फ्री फ्री मैंने कई बार बोला, ये सार्कास्टिकली भी मैंने बोला। सीरियस नोट पे बताए ना, किसी भी स्टेट का जो खर्चा है उसका 20%, मतलब 1/4 जो है, 100 रुपये है ना, तो 20 रुपये जो है वो उधारी चुकाने में जाता है। आप पॉइंट समझना कोशिश करना। तो अगर आपको 10 रुपये का कोई फ्री में दे रहा है ना, तो वो फ्री में नहीं जा रहा, उसका जो बर्डन है वो स्टेट के लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है। क्योंकि उसकी वजह से वो जो उधारी चुका रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तो पैसे लगाएगा, और पैसे लगा मांग निकालने के क्या करेगा, महंगाई बढ़ाएगा। तो सीधी सी इसी बात है। चीज, हाँ, इसी चीज के लिए कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में बोलते हैं ना कि इतना बोरोइंग बढ़ गया है, तो बोरोइंग ही नहीं, बोरोइंग के साथ में जो इनकम है उसका रेशो क्या है वो मायने रखता है। इसीलिए बार बार जब सर बोल रहे हैं कि आप तुक्का लगाना चाहोगे, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसको व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में अपकमिंग जो भी हमारे इलेक्शंस आएंगे उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करेगा। अगर कोई स्टूडेंट भी देख रहा है तो मैं उसको एक सिंपल एग्जांपल में समझाना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो टैक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ्री में मिल रही तो फ्री का चीज़ एंजॉय करूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है तो सीधी सी बात है वो स्टेट इनकम या सेंट्रल इनकम से ही जा रहा है। ठीक है। हम्म अभी 20% जो मैंने बताया वो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है हमें। हम्म कहाँ से आ रहा है पैसा उसके भी हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं इसके इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो 12 लाख तक तो मेरे को तो कोई टैक्स देना नहीं है, मेरे को तो हम्म फायदा ही फायदा है, तो हम्म मैं आपको बताऊं कि वो जो 12% आपका बच रहा है तो कोई किसी और को भरना पड़ रहा है, वो हो हम्म सकता है वो आपका एम्प्लॉयर का पैसा जाएगा उससे। हम्म अब सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर को नुकसान होगा, पैसा उसका अगर कम होगा क्योंकि उसका टैक्स ज़्यादा भरना पड़ रहा है उसको, तो वो आपकी हम्म। इनकम क्यों बढ़ाएगा, वो आपकी सैलरी क्यों बढ़ाएगा? करेक्ट। क्योंकि वो सीधे दिखाएगा कि भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम्म हम मैं एज अ फाइनेंस गाय मैं अगर बताऊं, मैं प्रॉफिट लॉस की अगर सीट बनाऊंगा उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि यार टैक्स में तो मेरा और एक्स्ट्रा इनकम जाने लगी तो मेरा प्रॉफिट तो और कम हो गया है, तो हम्म। मैं कैसे आपको बोनस ज़्यादा दूं, करेक्ट। कैसे मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊं? तो आप जितना सही। खुश हो रहे हो कि यार जब तो यार टैक्स कम हो गया, तो भाई इनकम भी नहीं बढ़ेगी आपकी, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर उसके जेब से तो जा रहा है हम्म। ना कहीं वो आपको ही इम्पैक्ट करने वाला है। जो आप इतना खुश हो जाते हो कि यार फ्री फ्री फ्री, तो हम्म। किसी ना किसी के जेब से जाएगा, तब तो वो 20% का जो इतना बड़ा चंक है वो फिल हो पाएगा। राइट। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि यार फ्री की चीज़ें एंजॉय करना है, मेरे को कौन से 12 लैक्स की इनकम है या कुछ है, तो आगे आपकी ही इनकम पे वो इम्पैक्ट करने वाला है। तो राइट। इनडायरेक्टली नॉन इनडायरेक्टली आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। करेक्ट। तो ये तो थी ये कि इतना सब इनकम जाती कहाँ कहाँ है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 24% का जो बोरोइंग चल रही है वो आता कहाँ से अमाउंट? तो राइट। एक तो होता है लोकल डेब्ट्स, मतलब जो इन कंट्री डेब्ट्स होते हैं। ये कहाँ से हम्म आते हैं? जो हम जैसे लोग, जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जो अपना नॉन टैक्सेबल टैक्सेस की स्कीम होती है, क्या है, किसान विकास पत्र हो गया, हम्म और वो जो टैक्स सेविंग स्कीम्स जो आती रहती है जो उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो हम्म ये लोकल डेब्ट्स में आता है। ठीक है। हम्म उसी के जो बॉन्ड्स वगैरह की जो पैसे हमको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि हम्म आपने एल ले लिया तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉरेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपलसरी है मेडिकल स्कीम्स लेना, लेकिन हम्म उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहाँ भी हम्म ऐसी स्कीम्स चलती हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको इतने साल बाद इतना परसेंट इंटरेस्ट के साथ आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम्म इंडिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं, पैसा मिलेगा तो हम इन्वेस्ट करें, नहीं तो क्यों ही हम्म। करें। तो इस वजह समझ से रहे हो, इस आप वजह से ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ बेकार है और बाहर बढ़िया है। भाई यहाँ पर पैसा डाल के आप रखते हो ना, तो उसके ऊपर भी जो है बाद में आपको सूद समेत पैसे मिल रहे हैं। हम्म, वहां पर तो ऐसा होता है, आप डाल दो कोई बात नहीं भाई, नहीं देंगे हम आपको पैसा, ऐसी वहाँ स्कीम्स में। कंपलसरी है भाई।
यहाँ तो ऐसा है कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं लेना, आप सीधे मना कर देते हो। वहाँ हुँ, कंपल्सरी है, आपको देना ही पड़ेगा और उसके बदले में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला कि आप सोचो हुँ, कि यार ये ऐसा-वैसा। इसलिए डिफरेंस तो है ना, हुँ, आपको वहाँ कंपल्सरी पैसा आ ही रहा है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। यहाँ करेक्ट। ऑप्शनल है, फिर तुम उम्मीद करो कि यार मैं पैसा दूँ भी नहीं और सुविधाएँ भी मिले, तो वैसा तो नहीं हो सकता। हुँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सब पैसा आ रहा है, ये सब हो रहा है। इसके अलावा फिर ये जो बोरोइंग्स है, वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आप हुँ, देखें तो 20% ही हम लौटा रहे हैं ना, 4% का जो हुँ, डेफ़िसिट है वो कहाँ जाएगा? वो करेक्ट, करेक्ट। 4-4% इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। तो इसको हाँ, कैसे कि कम किया जा सकता है, उसके लिए जो सीतारमण मैडम ने जो बोला, कि जो की फिगर्स जो इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। जिसमें कि एक सबसे बड़ा जो मुझे लगा पर्सनली वो था एक्सपोर्ट। हुँ, जितना हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बनेंगे उतना ज़्यादा हुँ, हमें इनकम आएगी, ठीक राइट। है। इंपोर्ट में हम उल्टा और किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हुँ, यहाँ पे इनकम जा रही है, आ नहीं रही है। हुँ, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 12 लैक्स की लेके जो अभी खुशी हो रही थी कि यार हुँ, इनकम टैक्स में जब हमने बात करी कि इनकम टैक्स जो 22 रुपीज़ जो है या ट्वेंटी हुँ, टू परसेंट जो इनकम है पूरे बजट की वो आती है हुँ, इनकम टैक्स से। अब उसमें ही हम 12 लैक्स कर दिया तो उसका फंडा क्या है, कैसे 12 लैक्स कर दिया, तो हुँ, गवर्नमेंट को क्या फायदा, वो तो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप नहीं दे रहे तो किसी और के ऊपर आगे जाके वो और हुँ, बड़ा चंक में जाने वाला है, ठीक है। तो अगर दो टैक्स रेजिमेंट होते हैं, अगर कोई अपने मन से खुद से भरना चाहता है टैक्स, बहुत इजी प्रोसेस है। पता नहीं क्यों लोग सीए या सीएस पे डिपेंड होते हैं कि नहीं नहीं आप भर के दे दो, आप भी भर सकते हैं। और मेरे को लगता है आपको भी भरना चाहिए, वो इसके लिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे हम अपना टैक्स या फिर सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी दो हर्षद रेजिमेंट्स है। चांद, इसके हम्म। ऊपर ना एक हम वीडियो बनाएंगे। ये अभी टैक्स का टाइम भी आ रहा है, लोगों को फाइलिंग भी करनी है, तो व्हाई डोंट वी मेक वन वीडियो कि हाउ टू फाइल योर टैक्स योरसेल्फ ऑनलाइन इजीली, और बहुत सिंपल स्टेप्स है। बिल्कुल करते हैं। तो वो एक इजी प्रोसेस है, तो मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो टैक्स रेजिमेंट होते हैं, ओल्ड रेजिमेंट और न्यू रेजिमेंट, ठीक है। तो हम्म, न्यू रेजिमेंट में ऐसा है कि हम्म, आपकी इनकम अगर 12 लैक्स की इनकम स्लैब में आती है हम्म, तो आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं कि यार मैंने इतने का एलआईसी सर्टिफिकेट लिया है, इतने में हम्म, मैंने यहाँ पे बॉन्ड्स ले रखे हैं। आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट पेज पे जाओगे, अगर ट्वेल्व हम्म, लैक्स की इनकम आपकी अंदर हम्म, है या फिर 12 लैक्स तक की है, तो आपको हम्म, जीरो अपने आप शो होगा और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा कि हाँ भाई इनका ये हो चुका है पेमेंट, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर आपने ओल्ड रेजिमेंट्स लिया है हम्म, तो उसमें अब अभी भी वही परसेंटेज फॉलो होते हैं कि 4 लाख से 8 लाख का 5%, हम्म, 8 लाख से 12 लाख 10%, उसके ऊपर फिर 15 20 25 30 ऐसा चलता है, हम्म, ठीक है। अगर उसमें फिर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो इसमें से हम्म, ये रिबेट इतना माइनस करो, फिर हम्म, इसमें से मैंने यहाँ पर ये ले रखा है, शेयर्स में डाल रखे हैं, इतने लॉसेस चल रहे हैं, इतना इंटरेस्ट भर रहा हूँ। तो ओल्ड हम्म, रेजिमेंट में आपको प्रूफ देने पड़ते हैं हम्म, बकायदा कि हाँ भाई इतना रुपया इधर से आया, इतना रुपया यहाँ से आया, वहाँ कैलकुलेशन होती है। हम्म, तब जाके आपका इनकम सेव होती है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ताकि ये पुरानी चीज़ें छोड़ के लोग न्यू हम्म, रेजिमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, तो उनको ज़्यादा फायदा हो, इसलिए न्यू रेजिमेंट पे वो फोकस करना चाहती है। तो ये इस तरीके से रेजिमेंट वर्क करता है। तो हाँ 12 लैक्स तक आपको कोई इनकम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब टैक्स भरेंगे तो वो आपको न्यू रेजिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से लोग सीए के ऊपर डिपेंड होते हैं तो उनको ज़्यादा पता चलता नहीं है, लेकिन हाँ ये दो चीज़ें हैं। राइट। अब अपना एक जो फैक्ट बनता है, इस बार का टोटल बजट कितना है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सबमिट की, डू यू नो? मुझे फिगर्स याद नहीं है, लेकिन मैं उससे मुझे बताता एक फन फैक्ट जरूर याद आ गया है। हूँ। आप देख रहे हैं कि पैसा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ना कई सारे आइटम्स जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, और एक्सपोर्ट करना जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया है तो उनके पास में एडिशनल इनकम आनी स्टार्ट हुई है। उसके अलावा जैसे जैसे टैक्स में सुधार हुआ है, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है, तो टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ा है। और जैसे जैसे टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है तो गवर्नमेंट के पास पैसे भी आने बढ़े हैं। और जैसे जैसे पैसे आने बढ़े हैं ना, वैसे वैसे डेवलपमेंटल स्कीम्स के अंदर पैसे खर्च करने के लिए बिना उधारी लिए गवर्नमेंट के पास वो भी आए। ये जो 20% वाला फैक्टर बताया था ना, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। 20% अगर आपको उधारी चुकाने में जा रहे हैं और आपकी टोटल इनकम के अंदर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, तो आप खर्चा कैसे करोगे डेवलपमेंट, उसके ऊपर रोड कैसे बनेंगे, एयरपोर्ट कैसे बनेंगे, ट्रेन्स कैसे बनेंगी, एमएसएमईज या फिर ऐसी कोई भी जो स्कीम है, हेल्थ केयर स्कीम्स हैं, ये कैसे गवर्नमेंट लाएगी। तो जैसे जैसे अगर आप देखें तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट हमारा कम हुआ है कई चीज़ों में। तो वैसे वैसे अपनी महंगाई दर भी कम हुई है। तो जो बोला था ना कि 4.8% से 4.4% आना है, ये 0.2% का जो इफेक्ट है ना, वो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसका हमारी जेब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीबीज के लिए जो बोलते हैं ना, ये जो फ्रीबीज हैं, तो इसके लिए उधारी लेना पड़ता है, बोरिंग लेना पड़ता है। तो उसके लिए बोरिंग लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेट बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पैसे ज़्यादा लेने हैं, तभी तो उधारी चुका पाएगी। और उस चीज़ के लिए फिर महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी है। तो ये बहुत ही बैलेंस बजट है मेरे हिसाब से। यस सर। ओके, तो सबसे पहले फन फैक्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि बजट बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस हो जाता है जो 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है। ठीक है, हम्म। कि मतलब पहले प्लानिंग होगी, फिर उसकी कमीशनिंग होगी। उसमें हम्म। कमीशन में कौन कौन डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो है अलग अलग उनके हम्म। बंदे अलॉट होते हैं कि हाँ भाई ये लोग मिलके बजट अलॉट करेंगे, हम्म। क्योंकि एक एस्टिमेशन है ना, कोई आपके हम्म। पास होने तो नहीं वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो हम सिर्फ एस्टिमेट्स बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया। फिर उसका होता है फाइनलाइजेशन, और हम्म। फिर होता है प्रेजेंटेशन। तो ये होगी हम्म। 4 प्रोसेस। लेकिन जो आपको पता है, जब फाइनलाइजेशन हो जाता है, हम्म। उसके बाद जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है उनको लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। मतलब आप अगर उस फाइनलाइजेशन लॉकडाउन में इन द थे, सेंस? लॉकडाउन इन द सेंस आप पूरी दुनिया में से बिग बॉस में पहुंच जाते हैं। आप कहाँ अच्छा, एक हैं, कमरे में बंद कर दिया उसने आप उनको कि कहाँ भाई। हैं, क्या कर रहे हैं, आपके घर वालों को भी पता नहीं होता। समझ रहे हो? और ऐसा क्यों? आपको ये क्या तो लगता है बड़ा, कि ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स। हमने फॉर आपको बोला एग्जाम्पल था कि ना कि ये बहुत ही एक्साइज इंटरेस्ट, नहीं ड्यूटी नहीं से नहीं है। नहीं सर सर, हम्म। व्यूअर्स को हमने पहले प्रॉमिस किया था, हम आपको बहुत ही तड़कता भड़कता डीप और इंटरेस्टिंग फिगर्स बताएंगे। अब पहला फिगर्स ये देखो जो हरजीत सर ने बताया। हाँ, मैं वही एग्जांपल देके बता रहा था। फॉर एग्जांपल संजय जी जो हमारे हैं, वो यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड में थे और यहाँ पर अपना फिगर कंप्लीट करके आए, उनने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में शामिल थे। ठीक है, तो हम्म। अब ये जब तक बजट शो नहीं होता, मतलब 1 फरवरी तक जब तक बजट शो नहीं होता, जब हम्म। तक ये आप संजय जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको बिल्कुल पता चलने ही नहीं वाला है। ठीक है, और हम्म। इसलिए ये किया जाता है, उसका मेन रीज़न समझिए। फॉर हम्म। एग्जांपल जैसे हमने अभी बात करी, जैसे हमारे संजय जी ने बताया कि एमएसएमई में हम ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। हो सकता है कि मेडिकल या मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती इस हम्म। साल, तो क्या होता, जो हमारे जैसे महान लोग होते हैं ना, जो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस है, एक काम करो तुरंत जाके मेडिसिन से रिलेटेड जितनी कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लो, क्योंकि उनके ऊपर बूम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है हम्म। ये सेक्टर अभी बूम होने वाला है। और हम्म। अगर ये चीज़ आपको पहले से ही पता चल गई, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी रेट तो कम है, या रेट जो भी है नॉर्मल ही है। फॉर एग्जांपल अभी 1 रुपये हम्म। ही चल रहा है। अब हम्म। लेकिन ये बजट आने के बाद आप देखते हैं कि जैसे कैसे मार्केट ऊपर या नीचे हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका इंसाइट पहले से अगर पता चल गया, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है आप उससे अनऑथराइज थोड़ा बेनिफिट ले लेंगे। इस वजह हम्म। से आप उसमें जो जितने भी बंदे शामिल होते हैं, चाहे आप कैसी भी हाईएस्ट या लोएस्ट पोस्ट पे क्यों ना हो, किसी भी हम्म। तरीके से अगर आप उसमें शामिल हैं, तो हम्म। आप एक तरीके से लॉकडाउन में चले गए हैं, कि आपकी ज़िंदगी जब तक ये बजट हम्म। शोकेस नहीं हो जाता आप निकल नहीं सकते। हम्म। तो ये था फन फैक्ट अबाउट द बजट। यस। क्या बात करी आपने, तो एकदम पूरा लॉकडाउन ही बोल दिया है, और मैं लॉकडाउन से चौंक गया है। लॉकडाउन तो उसका यस, अरे यार ये थोड़ी खतरनाक चीज है भाई। लॉकडाउन लग जाता है भाई। बिल्कुल एकदम धांसू, ये तो आपने फन फैक्ट बताया है। अच्छा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया बजट में कि अपना पैसा आता कहाँ से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर हम जो गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च कैसे करती है, हाउ बजट इज देन एलोकेटेड। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो उसकी भी हमने बात की वैसे तो, कि कहाँ हम्म। कहाँ जाता है, कि 16 रुपीज़ जा रहे हैं सेंट्रल हम्म। स्कीम में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है उसमें जाते हैं, 8% अदर एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं, नहीं, चार क्वेश्चन वो नहीं था। पेंशन्स में जा रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन वो नहीं था, वो तो था कि हमने इस तरीके से अपना बाइफर्केशन होता है। हम्म। बट क्वेश्चन ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि ओके, मेरे पास जो है गवर्नमेंट के पास में 10 लाख करोड़ का अपना बजट आ गया इस बार का, उसके पास इतना पैसा है। अब मैं इसमें से 2 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ कहाँ खर्च करना चाहता हूँ, या मैंने कहा कि डिफेंस है, तो इस बार मैं जो है 3 लाख करोड़ खर्च करना चाहता हूँ। मेरा एमएसएमई है, इसमें मान लो इस बार जो है मैं 1.5 लाख करोड़ खर्च करना चाहता हूँ। मतलब आप फिगर बेस्ड बातें करना चाह रहे हैं, सीधी सी नहीं। बात है कि हम फिगर में जाना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, तो वो डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई इस बार जो है यहाँ ज़्यादा करना है, यहाँ पर कम करना है। इसका कोई
बैकग्राउंड या ऐसा कुछ बेस तो होता होगा कि हाँ भाई, इस वजह से मैं यहाँ पर खर्चा करना चाहता देखो, जहाँ तक मुझे पता है, जो हूँ। मैंने बताया कि 6 महीने पहले से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, जहाँ हम्म, पे प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक हम्म, है, जो ये एस्टिमेशंस लगाते हैं कि आगे वर्ल्ड मार्केट या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स में क्या होने वाला है, उसके हम्म, बेस पर सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम्म, एक आता है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक हम्म, है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब ये नहीं कि मतलब अगर बीजेपी की सरकार चल रही है तो उनका एजेंडा क्या चल रहा है कि चलो ये कर लेते हम्म, हैं, वो कर लेते हैं, या कांग्रेस सरकार चल रही है तो उनका एजेंडा क्या है। हम्म, पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब इंडिया की गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कहाँ हम्म, पे डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहिए, क्या फोकस है। हम्म, फॉर एनी एग्जांपल कि जैसे मान लो एक टाइम पे सुनामी आई थी, अब हम्म, ऑब्वियस सी बात है उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो हम्म, उस टाइम पे गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा कि उस एरिया के लिए क्या किया जा सकता है। हम्म, जैसे इस बार जो बजट था उसमें हमने ये देखा कि बिहार के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाना चाहिए या कुछ और चीज़ें, क्या हम्म, फोकस है गवर्नमेंट का, वो एक इंसाइट हम्म, होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अभी भी जैसे मैंने बताया कि हम बोरोइंग्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम्म, लेकिन नॉर्वे जैसी जो सरकारें हैं उनमें अगर हम बात करें तो वो सोवराइन्स फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेती हैं। हम्म, उनके पास डेफिसिट इनकम नहीं है, हम्म, उनके पास इतना 1.75 ट्रिलियन हम्म, डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है उसमें करती है नॉर्वे के सोवराइन फंड्स में। हम्म, समझ रहे हो कि मतलब दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट्स जो है वो नॉर्वे में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि हम्म, उनको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने पे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हम्म, तो ये इंडिया के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया भी हम्म, अपने सॉवरेन फंड्स डालती है। मतलब हम्म, दूसरे कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं करके भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल सकती है कि हाँ इतना रुपये मैंने डाल दिया, फिर गवर्नमेंट उसका क्या करती है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको इंटरेस्ट से इंटरेस्ट। मतलब है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकती है इंडिया, वो उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इस हिसाब से राइट। फिर डिसाइड होता है कि क्या कितने में कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब जैसे कि आपने पूछा कि कैसे डिसाइड होता है कि एग्रीकल्चर में करना है, तो उसका भी हम्म, आपने खुद ही बता दिया सॉल्यूशन कि एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन होगा तो उसका क्या करेंगे, हम्म, एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से जो इनकम आएगी सीधे सीधे इंटरेस्ट देने में और इजी पड़ जाएगा। तो उस हम्म, बेस पे ही बजट का एलोकेशन या फिर जो स्कीम्स है वो डिसाइड होती राइट। मैं इस चीज़ के ऊपर आपको और बताता हूँ। अभी जब हमने स्टार्टिंग अपना किया था व्यूअर, तो हमने बोला था कि निर्मला मैम ने जो अपना स्पीच दिया था, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसमें उन्होंने कहा था विकसित भारत, और 2047 तक वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। और उसके लिए उन्होंने बताया था कि 4 अपने ग्रोथ इंजन है जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम अभी भी देखें तो भारत को अ, याद है हमने जो अपना वीडियो किया था चाइना के ऊपर, कि हाउ चाइना इज गोइंग टू सरपास अमेरिका इन द कमिंग टाइम। उसमें हमने अपने वीडियो में कहा था कि क्या मानते हो, इंडिया क्या है, एक कृषि प्रधान देश है या सर्विस ओरिएंटेड देश है, कि अब सर्विस प्रधान देश है। तो पहले जो था हमारा था कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश से थे उसमें भी ऐसा नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम डिपेंडेंट थे वेदर के ऊपर। और अभी भी मोस्टली हमारा जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें मानसून के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट हैं। अगर मानसून अच्छी आती है तो उस साल हमारा जो है कंजम्पशन बढ़ता है, उस साल हमारे जो फार्मर्स है या जो इनकम है उनके पास ज़्यादा आती है, और उसकी वजह से डिमांड जो है फिर बढ़ती है, और रूरल सेक्टर जो है ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी ड्राइव करती है। तो उसके ऊपर निर्मला मैम ने इस बार बजट में फोकस रखा, यानी कि उसमें पैसे ज़्यादा डालने के लिए एलोकेट किए। लेटेस्ट एग्जांपल जैसे अभी हर्षित सर ने बताया बिहार का, बिहार को अनड्यू बेनिफिट का नहीं देने के लिए बिहार में बनाया मखना बोर्ड। अगर यूजर्स को नहीं पता हो तो मखना जो है वो एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट होता है, जो कई सारे अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, और वो मार्केट में वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। और हमारे पास में एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है बिहार और नियर बाय एरिया, जहां हम इसको बहुत अच्छी तरीके से उगा सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, लोकल जो आदमी वहाँ के किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी एक तो रेवेन्यू बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास एज एन इंडिया बाहर से हमारे पास उसको हमारे पास रेवेन्यू आएगा, यानी कि इनकम बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, ओवरऑल जो अपना परचेजिंग पावर है लोगों की वो बढ़ेगी। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री ओवरऑल ड्राइव होगी। तो इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट का उसमें प्लान करते हैं। उसके अलावा हमारे जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं,
नीति आयोग के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे बाकी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जो पॉलिसी लेवल पे क्या पैसे खर्च करने हैं, किस जगह पैसे खर्च करने हैं, वो डिसाइड करते हैं। और उसके लिए उसके हिसाब से बजट जब आता है तो उससे वो पैसे मिलते हैं और फिर वो आगे खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस बार का जो बजट था ना, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उसने ये अनाउंस किया था कि 6 साल में, अगले 6 साल के अंदर भारत जो है वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर ऑन पल्सेस। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अभी भी जो पल्स है ना, दाल है, दो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कई सारे। सोचो, दाल जैसी बेसिक चीज जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो रहा है, हमारे पैसे जो है, खजाना जो है, वो बाहर जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है चाहती है कि वी वांट टू बिकम आत्मनिर्भर इन पल्सेस। और फोकस किस चीज पे है? तूर, उड़द, मसूर दाल। और तूर, उड़द और मसूर, ये आपको देखें ना तो हमारी ये प्लेट्यू रीजन जो है इधर की साइड में ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि कैसे डिसाइड कर रहे हैं और किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रोथ इंजन क्या है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हम इसको एज एन तूर, उड़द और मसूर को करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, कई सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिसका इंडिया में वो बनती हैं और उसका वर्ल्ड के अंदर जो है हाई डिमांड है। कई सारे ऐसे स्पेसिफिक है, जैसे केसर है अपना। केसर का वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है और लैक्स लैक्स रुपीस किलो बिकती है वो। और वो हमारे यहाँ पर स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल लोकेशन है उसके लिए। वो मतलब बिलियन डॉलर्स की टर्म्स में हम बात करें ना, इसकी टर्म्स में उसका ओवरऑल रेवेन्यू मार्केट है। तो हम उस इंडस्ट्री को टैप करना चाहते हैं। सिमिलरली अपने कॉटन है, कॉटन अपना ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए एक की प्रोडक्ट है या की रिक्वायरमेंट है। और भारत जब गुलामी से पहले, 200 साल पहले, हम बोलते हैं कि भारत और चाइना ओवरऑल वर्ल्ड का जो जीडीपी था उसका 1/3 था या 1/4 था, ऐसा था। मतलब ओवरऑल 25 से 30% जो वर्ल्ड की जीडीपी थी वो भारत थी। उसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर था ना वो टेक्सटाइल था। और वो सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, उस अरे टाइम पे उसके था। ऊपर, उस चीज के ऊपर तो पूरी रूट है, सिल्क रूट। हाँ, उसी के ऊपर। और उसको ना सिस्टमेटिकली ब्रिटिशर्स ने जो डिस्ट्रॉय किया था, ऐसा है, एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे। अब वो कितना करेक्ट है इसका मैं वो नहीं कहता, बट जब मैं वो देख रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हर्षित सर, इसके ऊपर ना हम रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे। उन्होंने 200 साल के अंदर सिस्टमेटिकली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना इतनी एडवांस और इतना हाई क्वालिटी की थी ना कि जब वो उसके साथ में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे ना, उन्होंने उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया। लोगों के जो अंगूठे थे, अंगूठे तक तोड़े थे। और ताकि वो मतलब प्रोडक्ट से compete नहीं कर पा रहे थे तो उनको मार्केट से आउट कर दे। उस चीज का आप इम्पैक्ट देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और उसके ऊपर फोकस करके इस बार पैसे खर्च करने हैं, ऐसा गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिससे रिलेटेड है, हमारी फूड इंडस्ट्री जिससे रिलेटेड है, हमारे जो अपने पैकेट फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड की जो बात कर रही है, ओवरऑल जितने भी अपने एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? बाहर से मंगाएं या यहाँ इंडिया से यूज करें? अगर इंडिया से यूज करेंगे तो क्या होगा? इंडिया की रेवेन्यू बढ़ेगी। बाहर भेजेंगे तो बाहर से पैसे आएंगे। पर अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो क्या होगा? इंडिया के पैसे बाहर जाएंगे। कनेक्शन समझ रहे हैं? ये सिंपल लैंग्वेज में जो कनेक्शन है जो हम बताना चाहते थे। दूसरा था एमएसएमई सेक्टर। उसमें और आप आगे बढ़ो, उससे पहले मेरी आपकी ये जो बात बताई आपने इंग्लैंड वाली जो था, वो हम्म, उसके लिए मेरे को एक और एग्जांपल दिमाग में घूम रहा था। हम्म, और पता है क्या है? वो है चाय का एग्जांपल। ओके, चाय का एग्जांपल ऐसा है कि मतलब जब तक ये इंग्लैंड से या ब्रिटिश रूल हम्म, नहीं आया था तब तक हम ज़्यादातर दूध का कंजम्पशन ज़्यादा करते थे। लेकिन उसके उनके आने के बाद हम चाय या कॉफ़ी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, हम्म, जो कि आज भी बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टिंग मटेरियल है। हम्म, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, एक इंपोर्ट मटेरियल है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से। हम्म, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर कि नहीं नहीं हमको हम्म, चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर हम अभी भी दूध के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अगर हम दूध का प्रोडक्शन पहले की तरह ही देखा जाए, तो हम्म, वर्ल्ड में दूध की जितनी डिमांड है अगर हम उसको फुलफिल कर रहे होते तो हम्म, हम उससे ही करोड़पति बन गए होते भाई। राइट।
तो इंडिया इज एग्रीकल्चरल पावर हाउस गाइस। ये हमारे यहाँ का जो वेदर है वो ऐसा है कि पूरे दुनिया का, अगर हम एज अ डेवलप्ड नेशन की बात करें ना, उसके अंदर जो है ना एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। हमारा वेदर कंडीशन इतना अच्छा है। तो जो अपना दूसरा ग्रोथ इंजन है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि डिसाइड कैसे किया है कि हाँ हम इसके ऊपर पैसा खर्चा करेंगे, दैट इज एमएसएमई इंडस्ट्रीज के ऊपर। वो इसलिए किया है कि अभी ओवरऑल जो अपना एक्सपोर्ट है उसमें एमएसएमई सेक्टर जो है ना 45% कंट्रीब्यूट करता है। 45? परसेंट, मतलब 100 रुपए का अगर हम आइटम भेज रहे हैं ना दुनिया इंडिया से बाहर, तो 45 रुपए का जो आइटम है ना वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना रही है। मतलब और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकम अगर देखा जाए फ्रॉम एक्सपोर्ट इज फ्रॉम एमएसएमई। एमएसएमई, इमेजिन करो कि वर्ल्ड के अंदर हाई क्वालिटी हाई क्लास प्रोडक्ट जाना है, और उसके लिए जो बेस इंडस्ट्री है उसको अगर हम मजबूत करने के लिए पैसा खर्च करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, उसके अलावा बाहर से रेवेन्यू आएगा, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में भेज रहे हैं वर्ल्ड क्लास में, हमारा कंपटीशन जो है सब कंट्रीज के साथ है, वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज के साथ भी होगा। तो जब प्राइस में कम अगर कम्पिटिटिव होंगे, क्वालिटी में कम्पिटिटिव होंगे, तो ही तो हमारा प्रोडक्ट आगे जाके और अच्छा बिकेगा, या उसकी डिमांड बढ़ेगी। और उस चीज़ के लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टैक्स का सपोर्ट चाहिए, जो कैपिटल का सपोर्ट चाहिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अगर मान लो अभी जो है एक इंडस्ट्री है, सिंपल एग्जांपल में हम समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है कोई अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से भी हो, सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई छोटी एमएसएमई है जो अपना एक एक्स प्रोडक्ट है बाहर बेच रही है, अब उसको पता चला कि हमारी डिमांड तो बढ़ रही है, मैं उसको एक्स प्रोडक्ट को 100 की जगह 200 कर सकता हूँ। अब 200 करने के लिए मुझे उसको क्या चाहिए, उसको नई मशीन लगानी पड़ेगी, कुछ आदमी ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा? वो किसी साहूकार से या किसी बैंक से उधारी लेगा। और उसकी जगह अगर क्या हो कि उसको एक सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से कि भाई तू उससे एक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसे ले रहा है, मैं तेरे को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रहा हूँ, तू खर्च कर, मंगा और बेच। कितना बड़ा सपोर्ट है। सब्सिडीज भी मिल जाती हैं, वो अलग फंड है। सब्सिडीज में मिल जाती है, दैट इज अ सेविंग, क्योंकि वही कंपटीशन में है। अगर किसी का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस आता है तो उसके अंदर सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो सोचो कितना बड़ा फिलिप है। फिलिप वर्ड का मतलब होता है कि वो बूस्टिंग है, बूस्टर है। और इसके अंदर भी आपको बताऊं ना, एमएसए के अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो अपने आदिवासी क्षेत्र के जो वुमेन्स है ना, जो पहली बार एंटरप्रेन्योर्स बनी है, एंटरप्रेन्योर्स इन द टर्म्स कि उनके जो हथकरघे के एक सामान है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर बेचने के लिए कर रही है, उनको लोन मिल रहा है कि वो आप अपना प्रोडक्ट जो है स्केल अप कीजिए, कि आप हाथ से अगर 10 बना रहे हैं तो 10 लोगों को रखिए, मशीन लगाइए, आप उसको 200 400 कीजिए और फिर मार्केट में बेचिए। तो कम्युनिटी देख रहे हो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो अपने डाउन ट्रोडन जो है ना, लोवेस्ट लेवल पे जो हमारे सोसाइटी में अंतिम स्तर पे जो लोग हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, फ्रीबीज नहीं, एम्पावर करने की बात करी जा रही है। तीसरा, चाइना जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा टॉय मेकर है, और वर्ल्ड वाइड टॉय जो है इंपोर्ट होता है उस पे चाइना का ही टॉय सबसे ज़्यादा आता है। टॉय इंडस्ट्री भी जो है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के लिए फॉर एक्सपोर्ट। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे टॉयज हैं जो हाथ से बनाए हुए उसको देख के भी लोग चौंक जाते हैं। गुड्डे गुड़िया छोटे छोटे आते हैं, वो भी हैंडमेड होते हैं, वुडन टॉयज आते हैं, है ना, प्लास्टिक टॉयज है वो भी आते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्पेशली पैसे खर्च कर रही है, सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ताकि मेक इन इंडिया टॉयज हो, बाहर जाए और बाहर जाके और रेवेन्यू जनरेट हो। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है सेटअप किया है। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। 20% का जो अपना केस बताया था ना, कि उधारी तो अपने को 20% लेना पड़ता है, अब उसके लिए क्या होता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती, बाहर से जो है ना फॉरेनर्स जो अपने बताए थे, जैसे नॉर्वे का एग्जांपल दिया था, ऐसे कंट्रीज भी जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट करती है, जिसे एफडीआई बोलते हैं। वैसी बोरोइंग्स के लिए भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। और वो जो पैसे आते हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगी? इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, मैन पावर्स के ऊपर, और ये जो है एक तरीके से सपोर्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें ना, तो जो निर्मला मैम थी, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन दिया था, उन्होंने दिया था इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। जब हमने ये वीडियो की बात करते थे ना, चाइना अमेरिका को क्यों आउटपेस करने वाला है, तो हमने उसमें बात की थी कि लास्ट 20 साल के अंदर जो इनोवेशन है, R&D है, उसके ऊपर चाइना जो इन्वेस्ट कर रही है, वो 1600% इन्वेस्ट इंक्रीज किया उसने। याद है? Yes. उसके बाद फिर एक नया ही चीज निकल के आया, आपको पता है? हम्म। इतना बड़ा जो ऑलरेडी एआई का मार्केट चल रहा था, जिसमें जेमिनी एआई जो कि गूगल का है वो ऑलरेडी हम्म। थी, फिर चैट हम्म। जीपीटी ऑलरेडी उसने हम्म। पूरा बेस शुरू किया था, हम्म। और फिर चाइना अपना लेके आएगा डीप सीक। हम्म। और सीधे आते से ही उसका कितना परसेंट ग्रोथ है पता है उसके शेयर्स में? नहीं। 1555% ग्रोथ इन वन डे और उसके शेयर्स में। मतलब 1 रुपए डाला होता तो 1500 रुपए मिलते। 15 से मिलते हैं। और जो ऑलरेडी वर्ल्ड की जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, लाइक एनवीडिया, जो चिप्स मेकिंग उन सब में है, उनके शेयर्स गिरे धड़ाम, क्योंकि वो पहले से महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और ये आया बंदा, इसने कहा ये लो, अबे महंगा खरीदने की क्या जरूरत है, ये लो, इसे चीप हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट मिल। डिफरेंस इज सो ह्यूज, दैट इज वाई। ऐसा भी नहीं कि मतलब 10-20 रुपए का फर्क है या 10-20% का, परसेंट इतना भी नहीं है, सीधे सीधे 70-80% का डिफरेंस है। हम्म। परफॉर्मेंस वही है। हम ये हम्म। नहीं बोल रहे कि डीप सीक बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नहीं, सेम है, वैसा हम्म। ही है। अगर आप थोड़ा बहुत उसमें 5 to 10% दोनों में डिफरेंस है, कुछ ये अच्छे हैं हम्म। कुछ वो अच्छा है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। जब हमको वही चीज जो है वही क्वालिटी में अगर इतने सस्ते में हम्म। मिल रही, तो आप क्या लेना चाहोगे? राइट। और उसका आफ्टर इफेक्ट देखो आप, ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई भी आया और उसने कर दिया। चाइना हैज इन्वेस्टेड स्ट्रेटेजिकली इन देयर इनोवेशन। उसके लिए उन्होंने इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फंड्स खड़े खड़े करने थे, वो उन्होंने वहाँ पर खड़े किए। उसकी वजह से जो भी अपने एंटरप्रेन्योर्स थे, जो भी स्टार्टअप्स थे, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिला। और जब वो सपोर्ट मिला तो आगे वो खड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने मार्केट में पूरा एक स्काई रॉकेटेड ग्रोथ दिखाया। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन पीपल है, उसमें उन्होंने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप करने की बात की है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या? ये लैब्स ऐसे लैब्स हैं जहाँ पर आपको जो बेसिक स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग है या ऐसे करके कोई भी स्किल्स हैं, उन सब के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको सीखने को मिलेगा, तो उसके बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज में जॉब्स ले सकते हो। ऐसे सिमिलरली, मैं बता दूं, इसको हमारे यहाँ एमपी में आईटीआई का कोर्स बोलते हैं। हाँ, अटल टिंकरिंग लैब्स इन द सेंस आईटीआई, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आईटीआई सेटअप हो रही है। राइट। सिमिलरली हमारे यहाँ पर इसी के अंदर में एक और कर रही हैं, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसके अंदर क्या होगा ना, कि जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर जो भी एंशियंट अपने बुक्स हैं या टेक्स्ट्स हैं, जिसके अंदर कई सारे अपने टेक्निकल और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेस हैं, उस सबको डिजिटलाइज करने की इसमें पहल की जाएगी। मतलब कि अगर जैसे अपना अथर्ववेद है या यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर अपना जो मेडिसिन है, मेडिसिन के ऊपर इतने कॉम्प्लेक्स अपने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शंस हैं, कि किस तरीके से हम अपने मेडिसिन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी ऐसी सर्जरीज के बारे में है। वो नॉलेज जो है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसको यूज कर सके और आगे हम अपने आप को डेवलप कर सके। सिमिलरली हमारा ओवरऑल जल जीवन मिशन इज एक्सटेंडेड टिल 2028, यानी कि हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो हमारा एक बेसिक नीड है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ना, पानी की अगर बात करें तो डेवलप्ड नेशन में भी ना पानी का बहुत बड़ी किल्लत है। जो हम एल ए फायर की बात कर रहे हैं ना, एल ए फायर में वो सिर्फ वहाँ का पानी का नहीं है, लोगों के पीने के लिए भी पानी का इशू है। और उस चीज़ को अगर देखते हुए इन्होंने ये बात करी है कि जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया है, कि हर घर में जल हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा सिटीज ग्रोथ हब 1 लाख करोड़ जो है ना, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रही है, प्रपोजल दिया है कि हम सिटीज एज ए ग्रोथ हब बनाएंगे। मतलब जितने भी सिटीज हैं उसमें एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन लोकेशंस रहेगी, जो अपना ग्रोथ हब की तरह होगा। वहाँ पे इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स उन सबको लगाएगी, डेवलपमेंट के इनोवेशन के प्रोडक्ट्स लगाएगी, ये सब करेगी। तो ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट में कुछ एग्जांपल मैंने दिए। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर भारत ट्रेड नेट
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में, ये हमारा अभी सेटअप हो रहा है। और इसमें क्या होगा, जैसे अलीबाबा है ना, ठीक उसी तरीके से अपना ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर वर्ल्ड में बाहर के लोग भारत के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इजीली ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा। हाँ, मतलब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कि अलीबाबा की तरह या अमेजोन की तरह कि एक पूरा आपने सेटअप बनाया फिर पूरी दुनिया उधर से देख रही, नहीं। गवर्नमेंट का है, आप उसके अंदर डालो अपना जो आ रहा है, ऑर्डर उठाए और अपना लो। तो कितनी बड़ी चीज है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट और परचेजिंग पावर पैरिटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अपना ओवरऑल निकाला है। ये सब होने से होगा क्या, जो इंडियन अपनी इंडस्ट्रीज है उसका ग्रोथ बढ़ेगा। ओवरऑल जो अपना भारत है, अपना जो इंडिया है, उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमेटिकली फास्टर रेट पे मूव करेंगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन पीपल है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोग समृद्ध होंगे। तो ओवरऑल फोकस जो है ना, वो है कि भारत को 2047 तक एज अ डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो उसके अंदर जो बेसिक जो फैक्टर है वो ये भी है कि डेवलपमेंट नेशन कब होगा, जब उसके लोग डेवलप्ड होंगे या उसके लोग समृद्ध होंगे। और समृद्धि करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उसके अंदर, वो इसमें दिख रहा है। सही है। वैसे मेरे को ये जो आपने जो बताया ना कि बाहर के लोग भी इन्वेस्ट मतलब कर सकते हैं, डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन है ये सब। हम्म। मुझे एक वो एग्जांपल याद है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये करने वाली गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी हम्म। मतलब एक स्टेट लेवल पे तो कर ही रही थी, जिसको हम जैम पोर्टल बोलते हैं। हम्म। जिसमें होता क्या था कि पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई फर्नीचर लेना है, तो हम्म। गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे उनका इंटरेक्शन ज़्यादा था हम्म। मेरे वर्क फील्ड में। तो मुझे उनका ये पता था कि पहले क्या होता था कि टेंडर उतारा करते थे कि यार इतने हम्म। चेयर्स, इतनी कुर्सियाँ, ये सब की ज़रूरत है। हम्म। लोग फिर उसमें टेंडर डाला करते थे, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जो है उसका टेंडर दे के फिर पास किया करती थी, और फिर हम्म। उसके साथ साथ कुछ करप्शन वगैरह भी होने की चांसेस हो जाती थी। फिर आया जैम पोर्टल, हम्म। जिसमें क्या होता था कि आप एक छोटे से ही क्यों ना हो, एक हम्म। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बोल रहे हैं या फिर डायरेक्ट सेलर ही क्यों है, आप हम्म। उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। हम्म। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 2-3 कुर्सियों की ही ज़रूरत है, उसके लिए हम्म। पूरा टेंडर तो उतार नहीं सकते। तो वो हम्म। क्या करते थे, अपने जैम पोर्टल पे रिक्वायरमेंट डाल देते थे। फॉर एग्जांपल हम्म। कि मुझे इतनी इस इस टाइप की बॉटल्स की 3 बॉटल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बॉटल्स की ज़रूरत है। तो उसमें जैम पोर्टल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, हम्म। तो एक कॉमन फिगर, एवरेज फिगर उसमें आ जाया करता था, जिसको हम्म। प्रोवाइड करना है वो अपना हम्म। रिक्वेस्ट डाल देता था, ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस, हम्म। कोई डायरेक्ट मिलना जुलना कुछ नहीं, सीधे आपका आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, आपको डिलीवर करना है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। सही पकड़े हो, यही चीज जीरो को जो है। करप्शंस, हाँ। जीरो करप्शन, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किसी का। हाँ, सही पकड़े हो, इसी चीज को जो है ना, वो अपना स्केल अप कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, कि ऐसा ही एक पोर्टल अपना होगा। उसके अंदर जो भी लोग हैं अपना वर्ल्ड वाइड देखेंगे, अरे हाँ मेरे को ये हाथ का अच्छा आइटम लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अमेरिका होगा या जर्मनी होगा या कोई फ्रांस होगा, फ्रांस में बैठा कोई बंदा अपना वेबसाइट पे देखेगा बीटीएन के ऊपर, और उसको कहेगा अच्छा ये लग रहा है, मेरे को 100 मंगाने हैं यार, अपने यहाँ पर बेचने हैं, या मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, या कैसे भी। वो 100 का ऑर्डर बुक करेगा अलीबाबा की तरह, वहाँ पर बजट फलाना जिनका सारे पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, और यहाँ से इसको जो भी बंदे ने अपलोड किया है वो अपना बेच देगा। समझ रहे हो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है डेवलप हो रहा है। सही है। और इसके अलावा अभी एक और बजट के अंदर एक की पॉइंट था जो हम बताना चाहता हूँ मैं, जो अपने लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कैंसर्स के, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो ट्रीट कैंसर और रेयर डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। उनके ऊपर भी जो है ना, एग्जेम्प्ट किया है उनको बेसिक ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से। Nice. इसका आप इसका मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल बताऊँ ना, मेरे फादर का हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें स्टेंट लगना था। 1 साल पहले ही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो स्टेंट होता है ना, इतना छोटा सा होता है, और उसके साथ में बहुत ही मतलब मटेरियल के टर्म्स में बात करें तो बहुत ही उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। पर उसका जो कॉस्ट था वो 15,000 से लेके 50,000 तक था उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने उसका गूगल पे सर्च किया ना, तो मुझे ये पता चला कि 2 साल 3 साल पहले उसका कॉस्ट जो है 2 से 2.5 लाख रुपए था। और 2 से 2.5 लाख रुपए जो था वो कम होके 15 से 30,000 या 50,000 तक क्यों पहुंचा,
क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो ड्यूटी थी या जो रेट था वो फिक्स कर दिया। और जो कॉमन लोग हैं, मतलब कॉमन लोग इन द सेंस कि जो आम आदमी है, जो इस डिसीज से अगर मान लो भगवान ना करे उसका पाला भी पड़ जाए, तो उसके जेब के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट है वो। अगर वो 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की बात करें, तो जो बंदा दिन में जो है 300 रुपये 500 रुपये कमाता है, या 10,000 या 15,000 रुपये भी महीने का कमाता है, उसकी 2 महीने, साल की, 2 साल 3 साल की सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। इससे और मुझे एक ये चीज जो याद आ गई कि हाँ। जैसे ही जो आपने एग्जांपल दिया ना, जब मैं हम्म। गुजरात में था, हम्म। मैंने क्योंकि ये सिर्फ गुजरात में देखा, हम्म। किसी और शहर में या उसमें नहीं देखा अभी तक, या हो हम्म। सकता है मैंने मिस आउट कर दिया हो। लेकिन हम्म। मैंने ये चीज़ गुजरात में ज़्यादा देखी कि वहाँ पे ऑर्गेनिकल मेडिकल स्टोर्स भी हुआ करते थे। हम्म। ऑर्गेनिकल मेडिकल स्टोर से मतलब, फॉर एग्जांपल कोई दवाई है, मैं किसी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता, बस एग्जांपल दे रहा हूँ इधर पे, कि हम्म। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, ठीक है। हम्म। एक पैरासीटामोल की गोली कितने की आती होगी आपके हिसाब से? 1 रुपये या 2 रुपये की आती होगी। ठीक है। अगर हम्म। मैं बोलूं कि 1 या 2 रुपए में आपको 10 गोलियां मिल जाए पैरासीटामोल की, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कोई भी ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हम्म। कि मतलब कोई आप गरीब वाला कार्ड दिखाओ कि हाँ भाई राशन कार्ड लेके आना या ले हम्म। लेके आना हम्म। फ्री मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ हम्म। गुजरात में ऐसा था। मेरे को पता नहीं सारी जगह है या नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ अब तक गुजरात में ही नोटिस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऑर्गेनिकल जो मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे, उसमें सेम हम्म। दवाई, अब आपको अगर आपको पता होगा कि ये पैरासीटामोल कोई नाम नहीं है किसी दवाई का, ये हम्म। एक ब्रांड ने एक फीवर की दवाई को, जिसका ऑर्गेनिकली कुछ और नाम हो सकता है, सल्फेट, ये तो वो, हम्म। मैगजीन, मैनोजीन, जो भी हो हम्म। सकता है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड हम्म। से नहीं हूँ। हम्म। तो वो उसका सॉल्यूशन जो है, उसको क्यूमुलेटिवली नाम दे दिया गया कि हाँ भाई ये पैरासीटामोल। फीवर दवाई पैरासीटामोल। तो हम्म। वही सॉल्यूशन को, हम्म। सिर्फ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का रेट तो कुछ भी हो सकता है, उनने मिला के वो हम्म। दवाई बनाई जिसको हम्म। ऑर्गेनिकली मेडिकल मेडिसिन बोला जाता है। और वो हम्म। इतनी सस्ती होती है ओरिजिनली कि उसका हम्म। कोई दाम अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस है कि 1-2 रुपए में पूरी 10 गोली ले सकता हूँ, यहाँ 1-2 रुपए में एक हम्म। गोली आने वाली है। तो हो क्या रहा है इधर पे कि हम्म। गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, और ये सारी हम्म। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को पता है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा बाहर के फॉरेनर्स भी आजकल यहाँ आके इलाज कराने लगे, कितना ज़्यादा हम्म। डिफरेंस है जब उनको पता मेडिकल चला। टूरिज्म भी की एक इंडस्ट्री है जो आगे डेवलप हो रही है, उसके ऊपर इंडिया जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और फोकस कर रही है कि उसको हम कैप्चर करेंगे। हाँ, तो ये एक गवर्नमेंट ने रूल निकाला, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि आप चाहे किसी भी कंट्री से हो, आपकी हम्म। दवाई का सॉल्यूशंस अगर हमें पता है तो हम उसकी दवाई अपने रेट के हिसाब से बेच सकते हैं, ठीक है। हम्म। फिर आपने पेटेंट ही क्यों ना करा रखो, उससे हमें राइट। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राइट। इस वजह से ये इस टाइप की स्टोर्स जो मैंने सिर्फ गुजरात में देखे या नोटिस किए, ठीक है। हम्म। तो वहाँ ये होता यही है, सेम दवाई हम्म। है, बस सॉल्यूशंस जो है उनने ऐसा नाम बोल के नहीं दे रहे हैं कि ये हम्म। पैरासीटामोल ही है, ये विक्स हम्म। गोल्ड 500 ही है। वो सीधे हम्म। बोल रहे हैं कि हाँ भाई फीवर दवाई चाहिए, हम्म। सोडियम सल्फेट मैगजीन उन मिला के जो होता है हम्म। सॉल्यूशन, ये रही आपकी दवाई। हम्म। समझ रहे हो, उनने सिर्फ वो हम्म। जो क्या बोलना चाहिए, मेडिकल टर्म में जो नाम है ना, वो हम्म। यूज करके सीधे दवाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू ब्रांड यूज करके। क्योंकि राइट। देखो फोन तो आप चाइना में जाओगे तो आईफोन जो हम्म। है वो आपको 20-25 हज़ार में मिलता है। हम्म। लेकिन क्योंकि एप्पल ने अपना नाम लगा दिया उसमें कि आईफोन है, वही ब्रांड बीस वैल्यू है। पच्चीस का सीधे 1,25,000 का हो गया। तो एक वो ब्रांड उनने वैल्यू लगा ली। ब्रांड ब्रांड ही हटा दिया कि साला हम्म। ब्रांड ही नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये दवाई चाहिए ना, आप इधर आओ हम्म। आपको ये दवाई मिल जाएगी। राइट। मेरे को नहीं तो पता कि ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है, लेकिन हाँ गुजरात में मैंने नोटिस किया था। ओवरऑल जो अपने इंडिया में जो जन औषधि केंद्र है ना, वो उसी का जो है आपका स्केल्ड अप वर्जन है। कि जन औषधि केंद्र में भी ना आपको सेम दवाई, बस आपको जो पर्टिकुलर ब्रांड होता है ना उसका नाम नहीं होगा, आप वो दवाई जो है आप 80% कम दाम पे ले सकते हो। तो सेम दवाई है जन औषधि केंद्र में आपको 80% कम रेट पे मिल जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि पापा का जब ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद में मेरे को जो है ना दवाई जो है अभी रेगुलर उनको खानी पड़ती है मंथली। तो हॉस्पिटल से जाके दवाई लेके आते हैं, कुछ दवाई ऐसी भी तो जो हॉस्पिटल्स में नहीं होती उस मोमेंट पे, तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। एक पत्ता जो था ना वो 550 रुपये का था, एक पत्ता। मैंने जन औषधि केंद्र में पता कितने का खरीदा? सत्तर 50, रुपये 100 का। कितना सत्तर का? रुपये 70 रुपये। 10% ऑफ द अमाउंट ओरिजिनली। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जन औषधि केंद्र में सेम दवाई जो है आपको कितनी सस्ती मिल रही है।
तो इसी के ऊपर जो है ना, ये मतलब एक स्केल अप वर्जन है जो गुजरात में वैसा दिख रहा था। वैसे मैं अब एक बात से बताऊं कि जैसे हम्म हम लोग जो नॉर्मली फिजिशियन के पास अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल सर्दी हो गई, बुखार हो गया, हम्म तो मैंने वो भी यहाँ पर देखा। अब मुझे नहीं पता सब जगह वही चलता है नहीं चलता है, हम्म क्योंकि मैंने ये चीज़ वैसे उड़ीसा में भी देखी थी। उड़ीसा में जब मैं था तो हम्म वहाँ भी यही था फंडा, कि बेसिक फीस आपको 10 रुपीज़ देनी है। ठीक है, हम्म 10 रुपीज़ देने के बाद आप उस हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, हम्म आपका चाहे ईसीजी तक क्यों ना हो, ईसीजी हम्म, का आप समझ रहे हो, एक नॉर्मल ईसीजी भी आप कराने जाओगे तो कम से कम आपको 400 500 मिनिमम, सड़ा से सड़ा हॉस्पिटल भी 400 500 ले ही हम्म, लेगा। और दस क्या। रुपए में उसको ईसीजी वीसीजी सब फैसिलिटीज मिल रही है। इवन राइट दवाई भी मिल गई उसी 10 रुपए में, कोई अलग से फालतू राइट बाहर जाके भी नहीं लेना है मुझे। राइट। तो अगर मैं फिजिशियन के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ सर्दी बुखार की गोली ही लेने जाना है, तो अगर मैं बाहर जाके स्टोर से ही बोलूंगा ना कि भैया सर्दी दवाई देना, वो 50 60 रुपए की देगा। हाँ यहाँ हाँ 10 रुपए में मैं डॉक्टर से मिल के, उसका बकायदा टेस्ट करा के, फिर हाँ। गोली दवाई फ्री में लेने के बाद से 10 रुपए में हो जाता है। और मुझे और क्यों लगता देखो। है कि ये होना चाहिए, कि हाँ नॉर्मल जो लोग हैं ना, हाँ। जो सिर्फ स्टोर से जाके ये चीज़ कर लेते हैं, उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए। पता है क्यों? राइट। कि जितना ज़्यादा वहाँ रश होगा ना, उतना ही वहाँ पर ये रहेगा कि एक प्रेशर बना रहेगा कि इसको और थोड़ी सफाई होनी चाहिए, या फिर इसको और हाँ अच्छे से डेवलप होना चाहिए। हाँ। फुटफॉल जिसको बोलते हैं ना, हम्म फॉर एग्जांपल सब जगह एक फुटफॉल होता है। जितना हम्म। ज़्यादा फुटफॉल होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टोर में राइट। भी भले ही लोग जाते होंगे, या लुई विटॉन की बात करें, पराडा की बात करें, या फिर जितने बड़े स्टोर्स हैं, उसमें हम्म जितना फुटफॉल होता है, अगर सेम फुटफॉल अगर कहीं और होता है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। हम्म। लेकिन जितना ज़्यादा फुटफॉल बढ़ता है, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, कि हाँ भले लोग नहीं खरीद रहे हैं, राइट देखने तो आ रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है ना, राइट वैल्यू तो बढ़ रही है। राइट। करेक्ट। तो इसी चीज के ऊपर अब देखो ये सब आता कहाँ से है। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बजट से आता है। और ये बजट जो है, फोकस देखेंगे तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है इस बार, कि कैसे हम मेडिकल को या आम जरूरत की जो चीजें हैं उसको आम आदमी के लिए है, उसके लिए इजीली एक्सेसिबल कर सके ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर। जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसको कैसे हम जो है इजीली एक्सेसिबल कर सके सस्ते प्राइसेस के ऊपर। उसके अलावा कैसे हम लोग जो है जो जॉब है वो क्रिएट कर सके, आमदनी लोगों की बढ़ा सके, एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट करके, और अपने एमएसएमईज को प्रोडक्ट को प्रमोट करके। हमारा जो लेदर लेदर इंडस्ट्री है ना, ये हर्षित, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का इस बार का स्पेशल फोकस है। लेदर यस। इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रखा है फुटवेयर एंड लेदर के ऊपर। और इससे सिर्फ सिर्फ इससे ये जो लेदर इंडस्ट्री है, इससे 22 लाख लोगों को जॉब मिलने का प्रोजेक्शन। वैसे और बता दूं, चार वो लाख सिर्फ करोड़ का। लेदर नहीं है, वो लेदर एंड नॉन लेदर हाँ, इक्विपमेंट्स फुटवेयर एंड सब लेदर बोलते हैं, मैटर। फुटवेयर एंड हाँ। लेदर सेक्टर है अपना। हम्म। इस तरीके से इससे जो है ना 22 लाख लोगों को जॉब मिलने के वो है पोटेंशियल। और टर्नओवर 4 लाख करोड़ का होगा। तो एंड एक इट विल छोट क्रिएट स्किल्ड लेबर ऑल्सो। एग्जैक्टली exactly। और उसके लिए जो लेबर नहीं, स्किल्ड, स्किल्ड लेबर। हाँ, और उसके लिए जो स्किल्ड लेबर जनरेट हो रहा है उसके लिए क्या किया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पर, आईटीआईज में। तो लोगों को बता दूं, ओवरऑल सर्कल। आईआईटी और आईटीआई अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज मत हम्म होना कि यार कैसे लोग हैं, इनको ये नहीं पता आईआईटी होता है। आईआईटी नहीं, आईआईटी अलग चीज है। हम्म आईटीआई एक टोटली डिफरेंट टर्म है। हम्म। तो हम बात कर रहे थे अपना कि गवर्नमेंट ने इस बजट में 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसको जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी है उससे अपना एग्जेम्प्ट किया है। उसके अलावा 50 और ऐसे नए न्यू ड्रग्स हैं जिसको पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, उसके अंडर में बेसिक कस्टम ड्यूटी से फ्री किया है। यानी कि अगर, और उसके अलावा उसमें प्रोविजन क्या है कि अगर आप सप्लाई पेशेंट को वो फ्री में देते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। राइट। तो हम्म। ये था हमारा तरफ से समरी जो है। तो अगर इन ट्रक्स अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो इस बार का जो बजट है उससे ओवरऑल जो फोकस है वो 4 ग्रोथ इंजन के ऊपर है। दैट इज एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जिसके लिए उन्होंने जो है अपना जो बजट का जो पैसा है उस हिसाब से एलोकेट करने का प्रावधान किया है। उसके ऊपर जो रूट जो है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फोकस है उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे ये अचीव करने का प्लान है कि 2047 तक भारत को एज अ डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। जिसके लिए जो अपना
ओवरऑल जो भारत की जनता है या कॉमन पीपल है, उनका जो रेवेन्यू अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो बढ़े, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, उनके पास पैसा आए। और पैसा आने के लिए जो अपने इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, जो अनटैप्ड हैं अभी भी भारत के हिसाब से, जो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है। उसके लिए भारत को एज अ फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने के लिए जो फोकस कर सकते हैं, ये प्लान है इस बजट का। तो ओवरऑल ये जो है अपने को एक एनेबल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए लोगों को, ये बजट के ऊपर फोकस रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बजट जो है काफ़ी बैलेंस्ड है। और ये बजट जो है एक बेस है हमारा आगे फ्यूचर में जो नेक्स्ट बजट्स आएंगे उसके लिए, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम इसको, अभी अगर हम ये बोलते हैं कि ये हमने 2% इम्प्रूवमेंट किया है, तो मैं आगे 2% के ऊपर 10% और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, फर्दर फोकस करके आगे सेम एक मतलब डायरेक्शन और विजन के साथ में बजट को पैसे खर्च करने के लिए ये अप्रोच लिया गया। ओके। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने ओवरऑल अपना रिव्यू दिया, हम्म। तो ये तो हो गई अच्छी बात है। क्या कोई आपको इसमें कोई इस बजट में कोई नेगेटिव बात लगी? इस बजट के अंदर मुझे जो नेगेटिव बात लगी ना, वो ये लगी कि इसमें अपना डिफेंस के बारे में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं बताया। क्योंकि अभी जो है ना, अभी हमारे जो एंग्री बर्ड्स हैं हमारे आसपास में, वो अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिकली हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रह सकते। और इसके अंदर जो अपना टेक्नोलॉजी है, ये डिफेंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, जो इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर के अंदर अगर हम अपने डिफेंस की बात भी करें ना, तो वर्ल्ड के अंदर जो है ना बाउंड हैपन की अपना कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन तो होंगी ही होंगी। उस टाइम पे क्या हम उतना रेडी हैं? क्या हम सेल्फ सस्टेनेबल या सेल्फ सफिशिएंट हैं क्या उसके लिए? उसके ऊपर इसमें कुछ इतना मतलब मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा एक फोकस है जो और थोड़ा सा होना चाहिए था। ओके। मुझे भी थोड़ा यही फील हुआ, क्योंकि इनोवेशन को लेके थोड़ा कम यहाँ, क्योंकि हम अगर बात करें, लोग एआई को लेके इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, एक एआई एक अलग रेस पे चल रही है। एआई हम्म। पूरा सब चीज़ कंट्रोल कर सकती है एआई। हम्म। कैसे फार्मिंग से लेके कैसे इक्विपमेंट वर्क करेगा, पूरा एक एक चीज़ प्लानिंग कर सकती है। हम्म। उसके लिए हम ये अगर एग्जांपल देखें, जैसे हमने डीप सीक की अभी बात करी कि कैसे चाइना इस रेस में उतर चुका है, वहीं हम्म। इंडिया सिर्फ इस बार के बजट में उनने कितना अलॉट किया पता है एआई को? ओनली 500 करोड़ रुपीज़। 500 करोड़ से अलॉट हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम्म। उससे ज़्यादा मनी हम दे रहे हैं मालदीव्स को, 600 करोड़ का रिलीफ पैकेज। क्या देने की ज़रूरत है? जहाँ पे हमने देखा हम्म। एग्जांपल कि मालदीव से लोग कैसे एक गवर्नमेंट को बोल क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे, लक्षद्वीप हम्म। वाला जो अभी इंसिडेंट हुआ था, जैसे मोदी हम्म। जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बस एक फोटो हम्म। डाल दिया तो उससे इतना ज़्यादा चढ़ गया कि जो मालदीव था, चाइना को हम्म। अपना सपोर्टर मानने लगा कि नहीं नहीं, हम तो हम्म। चाइना की तरफ हैं, चाइना की तरफ से कुछ ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हम्म। और ये फिर भी उसको 600 करोड़ देना, कोई हम्म। लॉजिक नहीं है उस चीज़ को लेके। वहीं बांग्लादेश की सिचुएशन हम देख सकते हैं, कैसा वो इंडिया को लेके रिएक्ट कर रहा है, वो भी हमें पता है। उसके बाद भी उसको हम्म। 120 करोड़ देने का अलॉट हुआ है। क्यों देना हम्म। है 120 करोड़ रुपए? तो ये भी एक फंड है। राइट। अभी तो गाइस, इसको हम कंक्लूड करते हैं। एक बार मैं जो भी ये 15-20 अपने जो समरी पॉइंट्स हैं, एक बार आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो इस बजट का हाईलाइट है वो कंक्लूड हो जाए। इसके जो टोटल ओवरऑल जो बजट था उसके अंदर कुछ अदर भी हाईलाइट थे, जैसे कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क, उसके ऊपर भी बजट हाईलाइट गया है। एफडीआई इन इंश्योरेंस, पहले 74% था, अब 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट का अलाउंस किया गया है। हाउसिंग फंड, 15,000 करोड़ रुपए जो है वो हाउसिंग फंड में एलोकेट किए गवर्नमेंट ने, ताकि सबको एक घर मिल सके। इसके लिए ऑयल सीड्स के ऊपर जो है अपना आत्मनिर्भरता हो, उसके लिए 6 ईयर मिशन प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। कॉटन का जो यील्ड है इम्प्रूवमेंट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसमें उन्होंने लिमिट जो अपनी 3 लाख से 5 लाख बढ़ा के की है फार्मर्स के लिए। एक अपना अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, उसको सेट करने के लिए प्रावधान और पैसे दिए हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए भी प्रोविजन दिया है गवर्नमेंट ने कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में हो भी होगा।
दैट मीन्स कि स्कूल लेवल से अपना जो इंटरनेट है और एआई है, इन सब के लिए एक बेस तैयार करा जा रहा है, ताकि लोग या बच्चे जो हैं वो इन सब टेक्नोलॉजी से अछूते ना रहें, और आगे जाके उसमें एक बेस पहले से हो ताकि वो एक्सेल ज़्यादा रेट से कर पाए। सिमिलरली अपना जो है आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी एक्सपेंड करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने पैसे डाले हैं। आईआईटी पटना का स्पेसिफिकली एग्जांपल दिया है, उसके अंदर डे केयर सेंटर्स जो हैं, 200 डे डे केयर सेंटर्स जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर बाय 2026 बनाएंगे। ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि उसको कम किया जा रहा है, 5% तक कर दिया जा रहा है। ऐसे अगर ड्यूटी देखा जाए तो 200%, 300% ऐसा भी रहता है, लेकिन उसको रिड्यूस करके 5% किया जा रहा है। तो इसका इफेक्ट जो है, जो एजेड लोग हैं और जनरली जो ऐसी डिसीज उन सब है, उसमें ऑपरेशन इन सब का रिक्वायरमेंट 45 के बाद लोगों को आना चालू होता है, 60-65 पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। एमएसएमई को अपनी गारंटी दी है, उनकी डेफिनेशन बढ़ाई है। पहले एसएमई एमएसएमई का जो डेफिनेशन था होता कि 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक जिनका रेवेन्यू है उसको लोन देंगे, उसको हम डबल कर देंगे, मतलब 10 करोड़ तक का अब हम आपको लोन आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अपना जो लोन है बच्चों का एजुकेशन लोन, उसको इंटरेस्ट फ्री करने का बात किया गया है। रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, वो अभी 100 नए एयरपोर्ट जो है, रीजनल रीजनल इन द सेंस कि अपने आसपास के जो रीजन है उसके लिए, इस बार के बजट में डाला है। यानी कि जो एयरपोर्ट्स के हमने अभी लास्ट में जो हमारा कुंभ का हुआ था ना डिस्कशन, तो उसमें मैंने एक फैक्ट बताया था कि गवर्नमेंट जो है ना, लास्ट 70 साल के अंदर उन्होंने 80 एयरपोर्ट्स बनाए हैं। नेक्स्ट 10 ईयर में उन्होंने ऑलमोस्ट जो है डबल कर दिया, मतलब 160 तक पहुंचे। अगले 10 साल के अंदर वो उसको 300 करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस क्या है? तो यहाँ पर एक बेस दिख रहा है कि वो उसके लिए पैसे उन्होंने दिए हैं। अब अगर पैसे दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब फंड्स दिए हैं तो मूव होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, राइट? तो कनेक्टिविटी देख रहे हैं आप, कनेक्टिविटी है सबके साथ में। इसके अलावा अपना जो है नॉर्थ ईस्ट और बिहार का रीजन है, देखो टूरिज्म पोटेंशियल के ऊपर ना हमने जो कुंभ के उसमें डिस्कशन किया था, तो हमने उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था कि आप किसी भी लोकेशन को डिसाइड कैसे करते हो कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। पहला होता है कनेक्टिविटी, अरे भाई आराम से पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा होता है अपना कॉस्ट, उसके अलावा होता है लैंग्वेज और वो सब, है ना? तो कनेक्टिविटी के ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है, और बिहार और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो हमारा टूरिज्म के हिसाब से बहुत इमेंस पोटेंशियल है वहाँ पर, क्योंकि अनटैप्ड है वहाँ पूरा। अनटैप्ड है वो। क्योंकि वहाँ पर जो आपको स्नो है, वहाँ पर आपको रिवर्स है, वहाँ पर आपके पास माउंटेन्स हैं। आप चाहो तो स्विट्जरलैंड जैसा फीलिंग जो है आप अपने ना हम हमारे नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हो, लेकिन क्योंकि वो अनटैप्ड है, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ पहुँच नहीं पा रहे, तो लोग उतना नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ को भी अनटैप्ड एरिया को मतलब टैप करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार पैसे उसमें लगाए हैं। एक और इम्पैक्ट जो फिगर था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, हिंदी में अगर बोले तो बोलते हैं महंगाई दर को कम करने का टारगेट लिया है इस बार 4.8% या 4.4%। और टोटल जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार का 10.18 लाख करोड़ है, एज कम्पेयर टू पिछली बार जो था जो कि 6.21 लाख करोड़ था। व्यूवर्स मुझे थोड़ा इसमें माफ करना, राउंड फिगर 6 से 6.5 के बीच में था, बट एग्जैक्टली जो है वो 6.21 जो है मुझे याद है। करेक्ट जो फिगर है वो मैं वर्सेस करके यहाँ पर लगा दूंगा। उसके अलावा जो अपना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके लिए टर्म लोन जो है 2 करोड़ का अवेलेबल करने की बात की है। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा स्पेसिफिक फोकस देना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ना 4 साल या 5 साल पहले ये बात करी थी कि जो अपनी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, घर के अंदर जो वुमेन है, वुमेन सेंट्रिक जो है ना अपना सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है या उसका मीनिंग क्या है? देखो, घर में हमारे भारत में घर में जो वुमेन है उसको माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में बेटी भी पैदा होती है ना, तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आई। वो इसलिए नहीं बोला जाता कि वो पैसे लेके आ रही है, वो इसलिए बोला जाता है कि वुमेन जो है दे आर बेटर मैनेजिंग फाइनेंशियल्स इन द एनी होम।
आपने देखा होगा मम्मी ना कोई कमाती नहीं है, हाउस वाइफ भी होती है, पर कभी जब जरूरत पड़ती है ना तो अंदर से कहीं से एक बक्से से निकालती है और देती है, देख तेरी जब जरूरत की जरूरत पड़े। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म, तो 50% जो पॉपुलेशन है वुमेन, अगर रेशो देखा जाए तो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन अगर वो इंडिया में बोलते हैं, मान लो 50-50 है ना, तो 50% जो पॉपुलेशन है वो मेल है, वो कमा रही है या उससे पैसे जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर जो बची हुई 50% है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है अपने इकोनॉमी के ऊपर, उसको अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी उन्होंने जो है अभी इस बजट में डाला है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ का टर्म लोन सपोर्ट होगा। तो सोचो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगी तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा घर के ऊपर, ओवरऑल घर की फाइनेंशियल्स के ऊपर। ये ना एक मेरा पर्सनल थॉट है, इसको व्यूवर्स चाहे तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा नहीं ये बिल्कुल पर्सनल सही थॉट है। अगर थॉट है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज मेरा मैं अगर बात करूं हम्म कि अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की अगर हम बात करें, तो हम्म वो उसको अगर सुबह से काम रहता है, ठीक है, बहुत सारे हम्म काम रहते हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई कितना भी काम कर ले 5 से 6 घंटे के अंदर उसका काम खत्म हो जाने वाला है। हम्म ठीक है, खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, या फिर कोई भी छोटे मोटे काम हो घर के, अगर हम्म आराम से भी करेंगे तब भी 5 से 6 घंटे इज आई थिंक इनफ फॉर एनी हाउस हम्म वाइफ। ठीक है, हम्म जस्ट इन केस मान लेते हैं 1 घंटा और ले लेते हैं, 7 घंटे। हम्म ठीक है, फिर भी उनके पास 3 से 4 घंटे ऐसे बच रहे हैं जिसको प्रोडक्टली यूज नहीं किया जाता, कि मतलब अच्छे यूज में कहीं यूज हो रहा हो, वो कहीं ना हम्म कहीं फिल करने के लिए यूज किया जाता है, कि चलो हम्म यार अभी कुछ काम नहीं है तो टीवी देखते हुए चलो कुछ ये कर लेते हैं, इसकी हम्म सफाई कर देते हैं, उसकी सफाई करते हैं। लेकिन अगर उसका ही एक बढ़िया यूज किया जाए ना, एंटरप्रेन्योरशिप साइड की, मतलब चलो यार एक काम करते हैं, जैसे कुछ हम्म लोगों की आदत होती है अच्छी अच्छी सिलाई कर सकते हैं, कपड़े एम्ब्रॉयडरी हम्म, जिसको हम बोलते हैं वो कर सकते हैं। और क्या, लेकिन क्यों अरे नहीं करते, उसका रीजन है ना क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार क्या करें इसको करके, कहाँ करें। हाँ, लेकिन जब उनको दिखेगा कि इसको प्रमोट किया जाता है, उसके बदले में इसका पैसे भी मार्केट आ है, सकते हैं। इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, क्यों नहीं करेंगी? अरे हाँ। मम्मी अपने घर में देखो, बाहर का मार्केट का अचार और मम्मी के हाथ का अचार, यस। यार डिफरेंस देखो। अगर वो अचार जो है बिकने लग जाए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब मार्केट के अंदर क्या उसका वो रहेगा इम्पैक्ट। कितनी बड़ी बात है वो मम्मी का अचार आना। और मैं आपको जो बताना था, मेरे पर्सनल व्यू है, मैं जो बोलता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट में ना, जो घर में है शिक्षा की बात करी जाती है कि लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। याद रखना, ये मेरा खुद का थॉट और एक्सपीरियंस भी है। अगर आपके घर में ना मान लो जीरो से स्टार्ट करते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कितनी भी मेहनत करके ना अगर आपका एक लड़का जो है पढ़ गया, मान लो एक अच्छा पढ़ा लिखा बन गया, तो ये गारंटी नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना वो पढ़ी लिखी निकलेगी। क्योंकि जो लड़का है वो 24 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकता, एक माँ रहती है। पर अगर आपके घर से ना एक लड़की पढ़ लिख के निकली ना, तो ये 100% गारंटी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन निकलेगी ना वो पढ़ी लिखी निकलेगी। क्योंकि 24 घंटे वो माँ रहती है, बेसिक जो अपनी स्टार्टिंग में जो लर्निंग फेज होता है बच्चे का, वो सारा का सारा वो उसको गाइड कर सकती है, करती है, वो उसी को उस हिसाब से एक ट्रेन करके निकाल आगे आती है। तो जब तक वो बच्चा जो है ना सीखने के मोड पे आता है, तब तक ऑलरेडी वो कई सारी चीज़ों में ट्रेंड होता है, क्योंकि माँ उसको ट्रेन करके रखती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लड़का पढ़ा ना तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन ही सुधरेगी, और उसमें भी रिस्क है कि वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, अच्छा बनेगी या नहीं बनेगी। पर अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है ना तो उसकी आगे की जनरेशन जो है हमेशा सुधरी निकले, ये गारंटी है। सही है, थोड़ा हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन हाँ, ऐसा ही है। तो कमिंग टू द कंक्लूजन और क्लोजर, तो ये कुछ समरीज थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ओवरऑल इस तरीके से बात चली है। इसके अलावा भी आगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है उसके ऊपर बजट के अंदर फोकस है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऊपर गवर्नमेंट के ने उसमें फोकस रखा है। जल जीवन का जो मिशन है उसको 2028 तक एक्सटेंड करा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का एक बजट एलोकेट किया है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी जो है ना एडिशनल कैपिटल गुड्स जो है फॉर ईवी प्रोडक्ट, बैटरी प्रोडक्शन, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार फोकस करके बनाया है। यानी कि फ्यूचर में जो अपना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करी जा रही है ना, कि गवर्नमेंट 2030 तक ओवरऑल जितने भी अपने व्हीकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना चाहती है। तो उसके लिए भी जो बेस है वो बजट बना के उसमें डाल रही है। और उसके अलावा एक वीज़ा फ्री वेवर्स भी हैं सर्टेन टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए। अब वो टूरिस्ट ग्रुप कौन कौन से होंगे उसका मुझे भी डिटेल अभी इतना मालूम नहीं है। बट अगर मैं बात करूं तो मेडिकल शायद है या ऐसे है, वो एक बार
व्यूअर्स वो को मैं वहाँ टूरिज्म पे तो लगाता। हम बाद में एक टॉपिक को जब टैप करेंगे तो हाँ। हम उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो हम फिगर बताना चाह रहे थे या फिर जो भी हम एज अ हम्म। बजट आपको शोकेस करना चाह रहे थे वो ये था। तो गाइस, ये हमारी तरफ से बेस्ट था। एक चीज जो है हमसे मिस हो गई, और वो थी कि भाई इस बार जो है ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, कि जो एचआरए के अंदर अपना था ना कि 2.6 लाख का जो टीडीएस है, वो अब बढ़ के जो है 6 लाख का हो गया। यानी कि आप जो हाउस रेंट है उसमें जो आप अलाउंस ले सकते थे, जो बेनिफिट ले सकते थे, 2 लाख 4, 2.4 लाख तक का आपका लिमिट था, वो लिमिट बढ़ के अब 6 लाख की हो गई। लेकिन वो यार वो जो आप बता रहे हो वो ओल्ड टैक्स रेजिमेंट के लिए है, हम्म। ठीक है। न्यू रेजिमेंट पे जाने पर आपको ये उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 12 लाख हम्म। फिक्स है, उसके ऊपर जाओगे तो भरना पड़ेगा, सीधी सी सिंपल सी लॉजिक बस। ये है। 12 लाख तक की है इनकम तो कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जाओगे तो फिर चाहे आप कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो आपको देना ही पड़ेगा। खत्म बात, बस। सिंपल है। हाँ, ये एक सिंगल सा आपके वन लाइनर में है। तो ओवरऑल बजट जो है अपना बैलेंस्ड है। ये अपना अप्रोच इसमें काफ़ी अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। कुछ नेगेटिव थे, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर जो बात करी थी उसमें कुछ उतना नहीं इस बार सुनने को मिला, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे इसमें भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, ये हमारी तरफ से था। आई एम श्योर कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमसे जितना बेस्ट हो सकता था, सिंपल वे में हो सकता था, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको हमने कई सारे की एंड इंटरेस्टिंग फिगर्स और फैक्ट्स भी बताए आपको। कई ऐसे ऐसे टेक्निकल और डिटेल्ड आपके कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो भी हर्षित सर ने आपको फाइनेंस से रिलेटेड बताए। तो जो नॉन फाइनेंस गाय हैं या नॉर्मल गाय हैं, हो सकता है उनको उस टाइम पे बाउंसर जा रही हूँ, बट बने रहिए। आप लोग बने रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा कि कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि बजट आता कहाँ से है, पैसा आता कहाँ से है। और फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है। और फिर मैंने बताया कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, क्यों खर्च किया जाता है, वो डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो उसके ऊपर हमने आपको निर्मला सीतारमन मैम का स्पीच के बारे में आपको एम्फेसिस किया, कि उन्होंने कैसे बताया कि हम पैसे कहाँ खर्च करना चाहते हैं। प्यार से हम निर्मला ताई बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ मीम्स में भी चलता है निर्मला ताई, लेकिन हम प्यार से बोल रहे हैं कि निर्मला ताई ने हमारे काफ़ी पॉजिटिव और बैलेंस्ड ये दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लास्ट 5 साल 7 साल में एक वुमेन जो बजट में आई हैं, जो बजट प्रेजेंट करती हैं घर में, जैसे लक्ष्मी का दर्जा होता है ना, कि घर का ओवरऑल जो है हाउस वाइफ पूरा बजट मेंटेन करके रखती है, वैसे ही वुमेन जो है बजट को सबसे अच्छा मेंटेन कर सकती है, अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। इसका एक उत्तम उदाहरण जो है हमारे भारत में, ओवरऑल बड़े स्केल पे भारत के लोकतंत्र में निर्मला मैम दे रही हैं। तो ये मेरी तरफ से एक कंक्लूजन था। आई एम श्योर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम और भी तड़कता भड़कता और मज़ेदार डीप इंफॉर्मेशन के साथ में आपके पास में आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के आपको लिए भी अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार बुरी चीज़ जो बताए, बिल्कुल बताइए। आपको फीडबैक हम्म। आगे भी हमारे काम आने वाला है। तो बने रहिएगा ऐसे ही, और खुश रहो, मजे करो भाई। टू ब्रदर्स आपके लिए हमेशा आते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए यस, तब तक के लिए बाय। बाय। और हाँ, फ्रीबी से चक्कर में मत पड़ना, समझे। हाँ, चलो, बाय फ्री बाय। फ्री फ्री मत पढ़ना भाई। तुम्हारी जेब से ही जाएगा इनडायरेक्टली। हाँ, चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम टू ब्रोस। बाय।